Welcome to Peshawar Model School, Boys 3 Science Online Class for Class 5. ओके हम यूनिट नंबर 7 एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम यूनिट नंबर 7 में क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस टास्क, इन आवर प्रीवियस टास्क हमने एक्सप्लेनेशन की हुई है, हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 7 जिसका टाइटल है हमारे पास मैटर एंड वाटर साइकिल, ठीक है। हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है मैटर एंड वाटर साइकिल और यूनिट 7 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मैटर एंड वाटर साइकिल एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आपको याद होगा कि यूनिट 7 मैटर एंड वाटर साइकिल जब हमने स्टार्ट किया हुआ था तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, देन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन किया, फिर सॉलिड लिक्विड और गैस को हमने कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने एक्सप्लेनेशन की थी चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने लास्ट लेसन में हमने एक्सप्लेनेशन की थी चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स के हाउ द मैटर इज़ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते कि किस तरह से हम मैटर को एक उस स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग हमने एक्सप्लेन किया था, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन एंड सब्लिमेशन। 5 प्रोसेसेस हमने एक्सप्लेन किए थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन एंड सब्लिमेशन। These are the processes by which matter can be changed from one state to another, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल प्रीवियस टास्क था जो कि हम आज तक यूनिट नंबर 7 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा टास्क है, टुडेज टास्क इज़, आज का जो हमारा टास्क है, आज हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है। आज हमने वाटर साइकिल की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है। Today we are going to do reading and explanation of water cycle. Reading and explanation of what? Water cycle. Then we will do explanation of reversible reactions or reversible changes. ठीक है, irreversible reactions, irreversible changes. आपको समझ आई आज का हमारा टास्क क्या है, ठीक है। स्टार्ट लेंगे हम वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल, पानी का जो साइकिल है, यानी पानी आपके माहौल में जो मौजूद है तो ये मुसलसल हरकत में है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में जितना भी वाटर मौजूद है ऑलमोस्ट 70% वाटर है, ठीक है। आपकी अर्थ ज़मीन के ऊपर ऑलमोस्ट 70% वाटर है और ये 70% वाटर जो है इसमें कोई कमी और ज़्यादती जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। ये बाकायदा तौर पर मूवमेंट कर रहा है, ये बाकायदा मूव हो रहा है, हरकत में है। जिस तरह साइकिल मैंने आपको बताया था कि साइकिल किसे कहते हैं, जिस लुक एट, आप अगर बाईसाइकिल की टायर को आप देखें तो जिस पॉइंट से वो शुरू होता है आफ्टर सम टाइम्स उसी पॉइंट पे आके वो रुकता है, ठीक है। उसको उस कंप्लीट जो रोटेटरी मोशन है उसको हम फिर आप वन साइकिल आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। सो वाटर साइकिल, पानी का जो साइकिल है, पानी आपके माहौल में मुसलसल मूवमेंट में है, हरकत में है, ठीक है। और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो चेंज हो रहा है लेकिन उसके अमाउंट में कोई कमी नहीं आ रही, ठीक है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। आप इस पिक्चर को केयरफुली देखें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हाउ द वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वाटर, ठीक है।
तो यहाँ पर वाटर जो है एवोपोरेट हो रहा है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है सो दिस वाटर एवोपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। यही वाटर वेपर्स जब दोबारा लिक्विड की शक्ल इख्तियार करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन एंड आफ्टर दिस कलेक्शन। सो वाटर साइकिल को हम 4 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। आपने गौर से सुनना है एक्सप्लेनेशन को कि वाटर साइकिल को हमने 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है। एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। ठीक है। नाउ द वाटर साइकिल, the 4 stages in the water cycle are evaporation, condensation, precipitation, collection. The 4 stages in water cycle are evaporation, condensation, precipitation, collection. So अभी आपको मैंने बताया एक डायग्राम, एक पिक्चर के थ्रू कि वाटर साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस में या 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। समझ आ रही है आपको? यानी जितना पानी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर आपको अपने दुनिया में, अर्थ के ऊपर आपको पानी जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आता है। ठीक है। कहीं आपको पानी जो है वो लेक्स, ओशंस, रिवर्स में नज़र आता है। ठीक है। कहीं आपको फ्रेश वाटर, कहीं आपको वाटर जो है वो स्नो की फॉर्म में नज़र आता है, कहीं आपको वाटर जो है वो फोग की शक्ल में नज़र आता है, फोग, कहीं आपको वाटर जो है वो मिस्ट की शक्ल में नज़र आता है। ठीक है। सो ये जितना पानी ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, लेट मी टेल यू कि पानी जो है, जितना भी वाटर अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको नज़र आएगा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। ड्यू कहते हैं शबनम को। शबनम किसे कहते हैं? आप विंटर्स में, सर्दियों में सुबह के टाइम आप उठें तो ख़ास तौर पर जो ग्रास है या प्लांट्स हैं उनके लीव्स के ऊपर वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे कतरे मौजूद होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्यू। उसको ड्यू कहा जाता है, शबनम कहा जाता है। सो वो क्या है? वो वाटर की एक फॉर्म है। फोग, FOG, फोग। फोग किसे कहते हैं? फोग कहते हैं धुंध को। ठीक है। जब आपके माहौल में, जब आपके एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है। आप सर्दियों में देखते हैं फोग होती है, धुंध होती है, बिल्कुल पूरा जो आपका इर्द गिर्द की सराउंडिंग होती है, एटमॉस्फेयर होती है, वो बिल्कुल आपको एक वाइट सी लेयर्स उसमें नज़र आती है। तो वो आपको क्या नज़र आता है? वो फोग होता है। और फोग में क्या होता है? फोग में ज़्यादातर वाटर होता है, सस्पेंडेड वाटर। फोग कहते हैं धुंध को, ड्यू कहते हैं, ड्यू शबनम। मिस्ट, MIST, मिस्ट किसे कहते हैं? मिस्ट भी आपके पास वाटर पार्टिकल्स को कहते हैं। जब आपके एटमॉस्फेयर में पानी के पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं तो उसको हम मिस्ट कहते हैं। ओके। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट कहते हैं ज़्यादा ठंड होना या सर्दी होना। तो ज़्यादा ठंड और सर्दी में भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। और हेल कहते हैं जिसमें पानी के साथ जो है वो पड़ते हैं, बिल्कुल आइस की तरह छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, क्यूब्स होती हैं, जब वो पानी के साथ बरसते हैं, जिसको हम ओले कहते हैं। ठीक है। हेल, हेल क्या है? तो वो भी वाटर की एक फॉर्म है। और स्नो कहते हैं बर्फ़। तो बर्फ़ क्या है? बर्फ़ भी आपके पास वाटर की एक फॉर्म है। सो आपके ज़मीन के ऊपर पानी जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में मौजूद है। ड्यू, फोग, मिस्ट, फ्रोस्ट, हेल और स्नो। और ये जो वाटर है ये मुसलसल मूवमेंट में रहता है। यानी जितने नेम्स अभी मैंने लिए, ड्यू हो गया या फोग हो गया या मिस्ट या फ्रोस्ट या हेल, ये मुसलसल ये पानी मूवमेंट में होता है। ठीक है। नाउ वाटर साइकिल अब हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में आपके अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो वाटर साइकिल है, ये वाटर साइकिल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। ठीक है।
स्टार्ट लेंगे हम वाटर साइकिल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग। ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी मौजूद है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो हरकत कर रहा है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में चेंज होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली moving. It is recycled over and over again in the form of dew, fog, mist, frost, hail or snow. ठीक है। It changes from rain to water vapor to clouds and to rain again. ये चेंज, ये पानी जितना ज़मीन के ऊपर मौजूद है ये चेंज होता है, तब्दील होता है। रेन टू वाटर, रेन टू वाटर, जब बारिश बरसती है तो उससे दोबारा पानी बन वाटर वेपर। जब बारिश होती है वो सारा पानी नीचे आ जाता है तो वो चेंज होता है दोबारा वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स से दोबारा वो क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और बादल जो हैं वो दोबारा बारिश की शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है। नाउ स्टार्ट लेते हैं वाटर साइकिल को, जो कि स्टार्ट होगा एवोपोरेशन से। वाटर साइकिल का फर्स्ट स्टेप है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन कहते हैं बुखारात बनकर, पानी का बुखारात बनकर या गैस बनकर उड़ जाना। एवोपोरेशन का मतलब है पानी का बुखारात बनकर या गैस बनकर उड़ जाना। आपको पता है जितना पानी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, चाहे वो रिवर्स में है, चाहे वो लेक्स में है, वो स्ट्रीम्स में है, चाहे वो आपके वेट क्लोथ्स में है, जितना भी पानी मौजूद है, ठीक है, वो पानी जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी और उसकी हीट, सन की जो हीट है, वो अर्थ के ऊपर जितना वाटर मौजूद है वो उसमें से एवोपोरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जब सन की हीट वाटर के ऊपर पड़ती है तो इस सन की हीट की वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड एवोपोरेशन। चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एवोपोरेशन। लेकिन एवोपोरेशन में हीट जो है वो ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल का फर्स्ट स्टेप एवोपोरेशन है। और एवोपोरेशन कब होती है? जितना पानी अर्थ के ऊपर मौजूद है, जहाँ जहाँ भी मौजूद है, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सन की जो हीट है वो उस वाटर को गैस की फॉर्म में ऊपर उड़ने में मदद करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एवोपोरेशन। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ एवोपोरेशन हो रही है। Evaporation is the process where liquid changes to vapor form. Evaporation turns the water that is on the surface of oceans, rivers and lakes into water vapors using energy from the sun. यहाँ पर clearly आपको बता दिया है कि जब भी evaporation होती है तो sun की heat oceans में, rivers में और lakes में, ठीक है, जितने आपके पास पानी के जो बड़े बड़े ज़खायर हैं, दरिया हो गए या ओशंस हो गए, सीज़ या लेक्स, झील हो गई, या जितना भी पानी मौजूद है वो सन जो है उसको हीटअप करता है और उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ऊपर की तरफ गैस की शक्ल में उड़ने में मदद करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एवोपोरेशन, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल। अब पानी जो है वो सूरज की हरारत की वजह से ऊपर उड़ चुका है। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ वाटर साइकिल इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ वाटर साइकिल? इट इज़ कंडेंसेशन। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जो पानी गैस की शक्ल में ऊपर उड़ चुका है एवोपोरेशन में, अब वो गैस पार्टिकल्स, अब वो वाटर वेपर्स, उनसे दोबारा पानी बनेगा और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, एंड इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ वाटर साइकिल। नाउ
चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जब वाटर वेपर दोबारा लिक्विड में चेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ लुक एट दिस, आप डायग्राम की तरफ देखें। ये आपके पास वेपर्स हैं, वाटर एज अ गैस, और इनसे जब इन वेपर से, जब इन पानी के वेपर से या पानी के कतरों से जब दोबारा क्लाउड्स, जब दोबारा बादल बनेंगे दैट इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, जब एवोपोरेशन, देखिए फर्स्ट स्टेप में एवोपोरेशन हो गई है, जितना पानी रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वो सन की हीट की वजह से ऊपर जो है वो सन की हीट की वजह से ऊपर एवोपोरेट हो गया है, उसका वाटर वेपर्स बन गए हैं, छोटे छोटे कतरे बन गए हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं जब इनसे दोबारा पानी बनेगा उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर्स हैं जब ये कूल डाउन होंगे और इनसे बादल बनेंगे तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। क्लाउड्स, वाटर एज अ लिक्विड, ये वाटर वेपर्स जो कि आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं आफ्टर कूलिंग, जब ये कूल हो जाएंगे एंड दे बिकम लिक्विड और इनसे दोबारा पानी या पानी की जैसी चीज़ बन जाएगी तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। अब चूँकि ये वेपर्स कूल डाउन हो गए हैं और इनसे क्लाउड्स बन गए हैं दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ओके, नाउ अब थर्ड स्टेप ऑफ वाटर साइकिल पे जाते हैं। ओके, कंडेंसेशन का सेकंड स्टेप, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। द वाटर वेपर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड कूल्स। ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ते हैं और ठंडे हो जाते हैं। ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उड़कर कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, फॉर्मिंग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और ऊपर ठंडे होने के बाद ये पानी के छोटे छोटे कतरे बनाते हैं जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। दोज वाटर ड्रॉपलेट मेक अप क्लाउड्स। और ये वाटर ड्रॉपलेट जब मज़ीद ठंडे हो जाते हैं तो ये बनाते हैं बादल। आपको क्या समझ आई? कंडेंसेशन में वाटर वेपर्स ऊपर जाके कूल डाउन हो जाते हैं। आफ्टर कूलिंग डाउन दे बिकम वाटर ड्रॉपलेट्स। आफ्टर बिकमिंग वाटर ड्रॉपलेट्स दे फर्दर कूल डाउन, ये मज़ीद ठंडे हो जाते हैं एंड दे बिकम क्लाउड और उनसे बादल बन जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ वाटर साइकिल इज़ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि precipitation is the process where water released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow or hail. It is the primary way water is delivered from the atmosphere to the earth. Precipitation वो प्रोसेस है जहाँ पर बादल जो हैं वो या बारिश की शक्ल में या वो हेल ओलों की शक्ल में या वो बर्फ़ की शक्ल में दोबारा ज़मीन की तरफ आते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जब बादल बारिश की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में, ठीक है, दोबारा ज़मीन की तरफ आते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एज द क्लाउड्स मूव अलॉन्ग इन एयर करंट्स द ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स व्हेन दे आर हैवी इनफ दे फॉल एज रेन। बस आपको ये याद रखना है कि चूँकि अब कंडेंसेशन में बादल बन चुके हैं, जब बादल बनते हैं और जब बादल हैवी हो जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और वो बहुत कूल डाउन हो जाते हैं। तो बादल जो हैं वो क्या करते हैं, बारिश होती है ना उससे, तो जब बादल बनने के बाद वो बादल ज़मीन की तरफ बारिश की शक्ल में बरसते हैं या वो बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन की तरफ आते हैं या वो ओलों की शक्ल में ज़मीन की तरफ आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ वाटर साइकिल इज़ कलेक्शन। कलेक्शन मीन जमा करना। ठीक है, कलेक्शन मीन जमा करना। कलेक्शन मीन्स जमा करना।
अब पानी जो बारिश की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन की तरफ आ गया है, अब वो कहाँ कहाँ जमा होगा। When the water precipitates, जब पानी प्रेसिपिटेट्स मीन बारिश की शक्ल में नीचे आ गया है या बर्फ़ की शक्ल में नीचे आ गया है, the water is either soaked in the ground or collect in lakes, rivers or oceans. This is called collection. कहते हैं कि जब बादल बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन की तरफ आते हैं तो अब या तो ये पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है या ये लेक्स, रिवर्स और ओशंस में जमा हो जाता है और इसी को हम कलेक्शन कहते हैं। Almost 50% of precipitated water ends up in bodies of water. The other 50% end up as groundwater. The next step is evaporation again. अब चूँकि कलेक्शन वाटर साइकिल का लास्ट स्टेप है, इसके बाद चूँकि ये एक साइकिल है, क्योंकि वाटर साइकिल एक साइकिल है, ये रुकता नहीं है, तो कलेक्शन के बाद अब दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एवोपोरेशन। कौन सा प्रोसेस, क्योंकि अब पानी बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन तक आ गया है तो अब दोबारा साइकिल शुरू होगा और अब इस कलेक्शन के बाद अब फर्स्ट स्टेप फिर कौन सा होगा, एवोपोरेशन। समझ आई आपको। लास्ट स्टेप है कलेक्शन। यहाँ पर हमारा वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वाटर साइकिल आप याद रखें कि वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मीन्स कि ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये दोबारा जो है हरकत करता रहता है। ठीक है, वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ अब हमने रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस हमने पढ़ने हैं, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, रिवर्स कहते हैं जो दोबारा पीछे जा सके। रिवर्स का मतलब है कि जो दोबारा पीछे जा सके या जो दोबारा आपके लिए रिएक्टेंट्स में चेंज हो सके। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस आप कह सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस and irreversible changes. Okay, now what is reversible changes? Reversible changes do not produce any new substance as they are not permanent. जब भी कोई चेंज, जब भी कोई तब्दीली किसी मादे की हालत में जब भी कोई तब्दीली आती है, या तो वो रिवर्सिबल चेंज होगी या वो इरिवर्सिबल चेंज होगी। रिवर्सिबल तब्दीली वो तब्दीली है जो कि परमानेंट नहीं है। ठीक है, यानी ये वो दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकती है। दे आर आल्सो कॉल्ड फिज़िकल चेंज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स: बाय हीटिंग वाटर द लिक्विड स्टेट चेंजेस इन गैसियस स्टेट एंड देन इनटू वाटर वेपर और स्टीम। आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी को हीट करते हैं, जब भी आप पानी को उबालते हैं तो वो पानी जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, वो एवोपोरेट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट किस में चेंज हुआ, गैसियस स्टेट में। ठीक है, एंड देन इनटू वाटर वेपर और स्टीम। और वो गैस स्टेट फिर किस में चेंज होगा, ऊपर उड़कर वाटर वेपर्स में, पानी के कतरों में चेंज हो जाएगा और उसके बाद उसकी भाप आफ्टर कूलिंग चेंजेस बैक इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन जैसे ही ये वाटर वेपर्स ठंडे हो जाएंगे, इनसे दोबारा लिक्विड वाटर बन जाएगा। व्हेन दिस लिक्विड वाटर इज़ केप्ट इन फ्रीज़र, आप इस पानी को उठाएं और फ्रीज़र में रखें, इट टर्न बैक इनटू आइस, इससे बर्फ़ बन जाएगी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानी में वाटर के स्टेट्स में जो तब्दीली है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये रिवर्सिबल चेंज है। यानी आपने आइस क्यूब्स ली, आपने बर्फ़ के टुकड़े लिए और उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो वाटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसी लिक्विड को आप
आप बॉयल करें तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। वही वाटर वेपर्स आफ्टर कूलिंग कंडेंस हो जाएंगे और उनसे दोबारा लिक्विड बन जाएगा। उसी लिक्विड को आप दोबारा फ्रीज़र में रखें तो वो दोबारा फ्रीज़ होके आइस क्यूब्स में चेंज हो जाएगा और उससे सॉलिड बन जाएगा। तो चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। आपको समझ आई? ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। ये सॉलिड आइस क्यूब्स हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, ठोस हालत में हैं। जब इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये सॉलिड आइस क्यूब चेंज हो जाते हैं लिक्विड आइस क्यूब्स में, मींस कि ये पिघल जाते हैं। अब यही जो पानी का पिघलना है, जो ये लिक्विड वाटर है, अगर इसको हम दोबारा फ्रीज़र में रखें तो इससे दोबारा आपके पास आइस क्यूब, सॉलिड आइस क्यूब जो हैं वो दोबारा बन जाएंगे। अगर फिर सॉलिड आइस क्यूब को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो दे अगेन बिकम द लिक्विड वाटर। सो वी कैन से कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, समझ आई आपको? इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसी तब्दीली जो कि मतलब एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो वो प्रोडक्ट दोबारा कभी भी रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होगा। इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। दीज चेंजेस प्रोड्यूस अ न्यू मटेरियल। इसमें आपने याद रखना है इरिवर्सिबल चेंज में कि जब भी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनाती है तो जो नई चीज़ बन गई है वो दोबारा कभी भी अपनी पुरानी हालत में नहीं आएगी। समझ आई आपको? इरिवर्सिबल चेंज में जब भी दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाएगी, जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाएगी तो जो नई चीज़ बन गई है जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, वो प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। और आपको ये भी याद रखना है कि इरिवर्सिबल चेंज एक परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज के ये तब्दीली जो है ये मुस्तकिल तब्दीली है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जबकि रिवर्सिबल चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? कुकिंग ऑफ फूड। जब भी हम किसी चीज़ को कुक करते हैं, आपने वेजिटेबल्स ली वो कुक की, या आपने मीट लिया, गोश्त लिया, या आपने पल्सेस ली या मैक्रोनी ली, कोई भी चीज़ आपने ली, इवन सिंपल आपने एक एग लिया, अंडा लिया और उसको आपने कुक किया, तो जो कुक फॉर्म है उसकी जो चीज़ पक गई है वो कभी भी अपने कच्चेपन में दोबारा नहीं जा सकती। तो वो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज की। लुक एट दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ये पैन में आपको एग नज़र आ रहा है कि ये जो अंडा हमने फ्राई किया है, दिस फ्राइड एग इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। और ये जो फ्राइड एग है ये अब दोबारा रॉ एग में चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। Now take out your books. We will do reading of book page number 64 and 65. हमने बुक पेज 64 और 65 की रीडिंग करनी है वाटर साइकिल की। स्टार्ट करते हैं हम। द वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज़ अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर साइकिल एक रिवर्सिबल चेंज है। ये वो तब्दीली है जिसमें जो नई बनी हुई चीज़ है वो दोबारा अपने पुराने हालत में आ सकती है। The diagram given below explains the water cycle. The water on the earth is constantly moving. It is recycled over and over again in the form of rain or dew, fog, mist, frost,
hail, or snow. It changes from rain to water vapors to clouds and to rain again. Now the steps. First is evaporation. Sunshine heats up water and make it evaporate. Water become invisible. Water vapor. Number 2, the water vapors rises up in the atmosphere. When water vapor reaches the colder upper layer of the atmosphere, it condenses to form droplets. These group together and form clouds. As the cloud move along in air current, the droplets join together to form bigger droplets. When they are heavy enough, they fall as rain. Rainwater collects in streams and rivers. It flows down towards the sea. The water cycle begins again. Now changes. Reversible and irreversible changes in the states of matter. Reversible changes. Reversible changes do not produce any new substance as they are not permanent changes. Heating water changes the liquid state into gaseous. It changes into water vapor or steam. If you cool the water vapor, it turns back to liquid water. If you freeze water, it changes to solid ice. And when the ice melts, it changes back to water. These are some examples of reversible changes. They are also called physical changes. Melting of butter is also example of reversible changes. ठीक है, ये बटर जो है मेल्ट होने के बाद अगर ठंडा हो जाए तो ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ सकता है. ठीक है. Irreversible changes are permanent changes. These changes produce a completely new material. A simple example of this is cooking food. It led to an irreversible change. You cannot turn a boiled or fried egg back into a raw egg. They are also called chemical changes. Now, any question? Thank you.